इतनी बचे नहीं है। जब भाजपा के विधायक ने कहा है कि सरकार गिरने वाली है नमन जी, ये नहीं चल पाएगी, इतना बड़ा नीतीश कुमार पलट के कोई आज तक बोलने वाला नहीं। बिल्कुल जातीय गणना पे अटके रहे नीतीश कुमार ने सरकार पलट दी। और आज ललन सिंह कह रहे हैं कि जातीय गणना तो नीतीश कुमार की मांग बहुत पहले ही थी, बहुत पहले थी। उल्लाटोले जी के बीपी सिंह में मांग दिए थे। अब तेजस्वी यादव नहीं है, अब सम्राट चौधरी हैं जी। अरे यादव जी के चापा पड़ा दिए, अब इधर चापा पड़ा रहे हैं कुशवाहा पर। और कुशवाहा की कब्रगाह तो नीतीश कुमार ने जदयू को बना ही दिया था जी। नरेंद्र मोदी से ललन सिंह की मुलाकात हुई, और मुलाकात ही नहीं, सहृदय मुलाकात जी। जो देश का प्रधान बिहार पर ध्यान कर रहे थे, वो अब राहुल गांधी को पप्पू साबित कर रहे हैं जी। अगर भाजपा की लिस्ट हम आपको पढ़ के सुनाएं तो शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ। जब नमन जी हैं तो इसका मतलब विशेष पंचनामा है। अब ये आप कहिएगा कि मेरे साथ क्यों हैं, तो पंचनामा में हम इनके साथ जब भी आते हैं तो ये मेरे साथ हो जाया करते हैं। चलिए, पंचनामा की इस खेप में हम आपके सामने ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिस खबर का आने वाले एक दो दिनों में आपको असर दिखेगा। क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जब 28 तारीख को नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से कई तरह की बातें समाज और कहा जाए राजनीतिक गलियारे से लेकर के पत्रकारिता जगत में हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। ऐसा ही कुछ 1995 में भी देखने को मिला था, जब लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाई थी और उस सरकार में मात्र 12 मंत्रियों के भरोसे ये सरकार चली थी। खैर, चलिए, 9 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है और 9 मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने के बाद अब आगे क्या होगा, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है। और बार बार नीतीश कुमार के यहाँ कई दौर की बैठक हो चुकी है। 3-4 राउंड की बैठक के बाद भी ये मसला अभी तक नहीं सुलझा है। जबकि आपको पता है कि सत्र की भी 5 तारीख से बढ़ी, 10 तारीख हुई और 10 के बाद फिर 12 बढ़ाया गया, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल वाला जो मामला है, पेंच है, वो नहीं सुलझा है। इस बीच आपको बता दें कि कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। सबसे पहले तो जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी पहले से ही अपनी बातें रख रहे हैं और एनडीए गठबंधन में रहते हुए जिस तरह का डिमांड वो सामने रख रहे हैं, वो बातें आपको अच्छी तरह से पता है। इससे पहले भी महागठबंधन में थे तो उसी तरह की बातें करते थे। और अब जबकि बिल्कुल मामला एकदम जगह पर पहुंच गया है, 12 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात कही जा रही है, उससे पहले जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। खैर, इन सारे बयानों की चर्चा हम करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात करेंगे। इन सब के साथ हम नमन जी से विशेष आग्रह करेंगे कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लगातार 28 तारीख से देख रहे हैं, यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है बिहार में। आखिर इस असमंजस की स्थिति का कारण क्या हो रहा है? ये कारण सभी जानते हैं जी। सबको पता है कि 12 तारीख को नीतीश कुमार को एक लिटमस पेपर टेस्ट देना है जी। लालू प्रसाद यादव के बिहार छोड़ देने की स्थिति में तो लगता है कि आसानी से हो जाएगा जी जी। लेकिन लालू भी डटे हुए हैं जी। और उस डटे रहने से निश्चित तौर पर जो मुख्य खेमा है एनडीए, उसमें बेचैनी है जी। आप देखिएगा कि हर एक्शन जो है वो उस तरफ इशारा कर रहा है कि उस दिन विधायक घटे नहीं जी। इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। सारे लूप को भाजपा और जदयू मिलकर भरने की कोशिश कर रही है जी। सरकार बचाना नीतीश कुमार के लिए चुनौती नहीं है। नीतीश तो चाहते हैं कि दोनों चुनाव साथ में हो। जी जी। उन्होंने लालू यादव सामने भी यही शर्त रखी थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम स्वीकार नहीं कर पाए। और उन्होंने भाजपा के सामने भी शर्त रखी थी, भाजपा भी स्वीकार नहीं कर पाई। तब जाके कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकले, सरकार ही चलानी है तो मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा, तब ये रास्ता निकला था। और अभी भी सरकार बचाने का सबसे बड़ा जो टास्क है वो भाजपा के पास है, जैसे कि मैंने बहुत पहले कह दिया था। जी। इस वक्त विजेंद्र यादव को मंत्री बनाने से लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना और बार बार बजट सत्र को पुश करना आगे, ये सब इस बात का इशारा है कि कोई खेल पर्दे के पीछे लालू यादव ना कर दें। और इसमें तो आज नई कड़ी जुड़ गई जी। नरेंद्र मोदी से ललन सिंह की मुलाकात हुई और मुलाकात ही नहीं, सहृदय मुलाकात जी। जो देश का प्रधान बिहार पर ध्यान कर रहे थे, वो अब राहुल गांधी को पप्पू साबित कर रहे हैं। जी जी। माने ललन सिंह इज नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड इन, माने हाउस कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं वो। अब
अभी तक तो वो लालू जी के खेल कर देंगे, वहां कर देंगे। 11 विधायक कहाँ है, 6 विधायक अभी भी नहीं मिल रहे हैं, 8 विधायक नहीं मिल रहे हैं, 11 विधायक नहीं मिल रहे हैं, विजेंद्र यादव खेल कर देंगे, ललन सिंह खेल कर देंगे, चल रहा था। और सच्चाई है कि 7-8 विधायक इधर से उधर कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी। लेकिन हमने देखा कि पूरी संभावनाओं के बावजूद झारखंड में खेल नहीं कर पाई भाजपा। जी। हम यहाँ भी जानते हैं कि वो 7 विधायक कितने मुश्किल हैं। लालू यादव 48 घंटे तक प्रयास करते रहे जी। लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस के विधायक यहाँ और वहाँ दोनों जगह बहुत पिवटल रोल में है। अगर वहाँ भी इधर से उधर खेल होता है तो कांग्रेस के विधायक बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ भी कांग्रेस के विधायक एनडीए के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अब जब सब साथ में तस्वीर लगा के फेसबुक पे दिखा दिए तो कहीं ना कहीं ये संभावना भी कम हो गई कि वो भी टूट कर आएंगे। तो अब जो प्लान ए इज द लास्ट प्लान बीजेपी के लिए, बहुमत साबित करनी ही होगी। सत्ता को गर्दन से ही पकड़ना होगा, गर्दन से ही पकड़ना होगा, कान पकड़ के पूंछ पकड़ के नहीं, सीधा गर्दन। और इसकी तैयारी में अंतिम कड़ी में एक पेच जो फंस रहा था ललन सिंह वाला, उसे भी दुरुस्त कर दिया गया। अब समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, वर्तमान सरकार को पेच कहाँ कहाँ फंस रहा है। देखिए, हम आज विशुद्ध रूप से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार में पेचे कई जगह फंसती। विजेंद्र यादव एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी हो सकते थे। बिल्कुल। यादव विधायक क्या सेंटिमेंट रखते हैं। आपने यादव विधायक की बात की तो मैं आपको बता दूं कि आज ही एक बड़े राजनीतिज्ञ ने मुझसे फोन पर बात करते हुए ये पूछा था कि 56 विधायक हैं जो यादव जाति से हैं, विभिन्न जातियों में, विभिन्न दलों में। तो ऐसी स्थिति में क्या इसकी संभावनाएं लग रही हैं आपको? 30 से अधिक तो केवल आरजेडी में है। जी, तो यही वो जानना भी चाह रहे थे कि बाकी के जो 26 हैं वो 26 में से कहीं ऐसा तो नहीं कि 5-6 जो हैं वो लालू प्रसाद के इस कठिन समय में साथ दे। बिल्कुल, इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि लालू यादव इनमें से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि केवल लालू यादव और लड़ाई सीधी होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जी, ईडी सीबीआई का डर सबको है। जी, ये गेम चेंजर है। जी, ये वो एक्स फैक्टर है। देखिए, आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज पुराने दौर में था, पुराने का मैंने हमारे आपके दौर का नहीं, आपके समय तो विभिन्न रिचर्स थे, हमारे सामने क्रिस गेल थे। जी, क्रिस गेल गेम को 10 ओवर में पलट सकते थे। जी, तो और वो कभी पहले बॉल पे आउट हो सकते थे। बिल्कुल। तो सारी तैयारी अपनी जगह और क्रिस गेल के लिए विशेष तैयारी अपनी जगह। जी, वो एक एक्स फैक्टर थे। जी, वो अगर चल गए तो जो विरोधी टीम का कप्तान है वो राम राम करने लगता था कि अगर आउट हो गया तो ठीक, नहीं तो गेम खत्म है। जी, जी। वही कहीं ना कहीं फैक्टर यहाँ पर लागू होता है। सीबीआई और ईडी का फैक्टर वही है, गेल फैक्टर। अगर वो नहीं होता तो शायद लालू यादव के समर्थन में कई विधायक जा सकते थे। दूसरी बात, जातीय गणना का जो फायदा बिहार में होता दिख रहा था कागज पर, जिसे मैंने हर बार ध्वस्त किया। जी, मैंने कहा कोई फैक्टर जातीय नहीं है। इससे मेरे विचारों को मत आकलन करने की कोशिश कीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि जातीय फैक्टर नहीं, बिहार में जातीय गणना सफल हो पाएगा, उसका फायदा राजनीतिक नहीं मिल पाएगा। तो आप मुझे सवर्ण पत्रकार या ब्राह्मण पत्रकार के तौर पर मत आकलन कीजिए। और जब मैं ये कहता हूं कि राम लहर आई हुई है तो आप इसे फिर मुझे एक सवर्ण पत्रकार जोड़कर नहीं बोलिए, यथार्थवादी पत्रकार समझकर सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो दिख रहा है वो बोलने वाला पत्रकार बोल के समझिए। वो चीजें मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं दिखा नहीं कर सकता हूं फैक्ट्स को। दिख रहा है कि वर्तमान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और इसमें सरकार के फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा पेज तो यही आकर के जो विधायक टूटेंगे वो क्यों टूटेंगे जी, कि भाई हमको कुछ मिला नहीं। भाई 7 बार से जीत रहे हैं, 4 बार से जीत रहे हैं, 3 बार से जीत रहे हैं, और मुझे यादव होने चलते का नहीं दिए हमको। बिल्कुल, कि ओबीसी होने चलते नहीं दिए हो, बिल्कुल, दलित होने चलते नहीं दिए हो, कि मुस्लिम होने चलते नहीं दिए हो। ये सारे सवाल खड़े होंगे और जब इन सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा तो टूट होगी। लेकिन इसी का तो उपाय किया गया है जी। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया गया है, लेकिन विभागों को अंदर अंदर बांट लिया गया है। खास तौर पर नीतीश कुमार ने अपने विभागों को तो दुरुस्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जहां तक सबसे बड़ा पेच फंस रहा है वो तो बिहार का बच्चा जानता है कि गृह विभाग को लेकर खींचातानी जबरदस्त चल रही है जी। यहां तक कि मैं आपको बताता हूं, देखिए नाम नहीं लूंगा, भाजपा के एक विधायक ने मुझे कहा है, मैंने फोन नहीं उठा पाया तो उन्होंने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा कि नमन जी सरकार गिरने वाली है जी। इतनी बेचैनी है जब भाजपा के विधायक ने कहा है कि सरकार गिरने वाली है नमन जी, ये नहीं चल पाएगी और लोकसभा से पहले गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर जबरदस्त आहापोह की स्थिति है और ये जो गृह विभाग है ये हमें दावा किया गया था कि हमें मिलेगा जी, और अब नीतीश कुमार छोड़ने के तैयार नहीं है।
देखिए क्या दावा किया था, मैं उस पर टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन नीतीश गृह विभाग नहीं छोड़ेंगे ये मैंने कहा था। और मैं कहा था कि भाजपा चाहती रहेगी कि वो उनको मिल जाए जी। देखिए भाजपा ने अपनी तरफ से हर संभावना को समाप्त कर दिया कि नीतीश का कोई विरोध भाजपा ही करे जी। सबको सेट कर दिया है। सम्राट चौधरी को मंत्रिमंडल में डाल के उनका नीतीश का अधीन कर देना डिप्टी सीएम कि अब वो विरोध का एक संभावना समाप्त हो गया जी। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी गृह विभाग अपने पास रखकर वो पेच फंसाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस बात को दुरुस्त करता है कि नीतीश अभी भी ईमानदारी से भाजपा के साथ नहीं है। और मैं फिर आपको बोलता हूं, पिछली बार भी कहा था, भाजपा ईमानदारी से नीतीश कुमार के साथ रहेगी। पर्दे के पीछे हर पार्टी के पास ये ताकत है और ये अधिकार है कि वो अपने पार्टी को मजबूत करे जी। वो जोड़ घटाव राजनीति में करे, नहीं करेगा तो चले कैसे। नीतीश कुमार के बारे में तो ये बात चल रही है कि लालू यादव मिलने गए थे और उन्होंने कहा था अरे हम तेजस्वी को धोखा देंगे और ये मेरा बच्चा जैसा है और इसको हमने आगे बढ़ाने की बात की। और आप लोग क्या लगता है कि क्या मैं भाजपा से आया था? मैं तो इसके लिए आया था, ये सब इसको बढ़ाना है। अब ये सब मीडिया वालों का चाल है, सब प्रोपेगेंडा है मीडिया का, आप इसमें मत पड़िए। और एक ही दिन बाद सरकार गिरा के वो कहते हैं वो बच्चा है उसको पता है कुछ, हम न बनाए जी, हम न करा जातीय गणना। और उन्होंने कहा था कि जातीय गणना इसके दबाव में मैंने कराया। बिल्कुल। और आज ललन सिंह कह रहे हैं कि जातीय गणना तो नीतीश कुमार की मांग बहुत पहले ही थी, बहुत पहले थी, बीपी सिंह में मांग दिए थे। बताइए, मतलब कहीं ना कहीं एक जबरदस्त डबल क्रॉस है जी। और नीतीश इसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब चूंकि भतीजा बदल गया है जी, अब तेजस्वी यादव नहीं है, अब सम्राट चौधरी हैं जी। तो इस और भतीजे और लौकुश समाज से भी आते हैं, ओबीसी से है। अरे यादव जी के चापा पड़ा दिए, अभी इधर चापा पड़ा रहे हैं कुशवाहा पर। और कुशवाहा की कब्रगाह तो नीतीश कुमार ने जदयू को बना ही दिया था जी। लेकिन अब भाजपा के कुशवाहा का अगर कर दे कत्लेआम तो बिल्कुल। मैं राजनीतिक कत्लेआम की बात कर रहा हूँ। देखिए इतना आसान तो नहीं होगा, सम्राट चौधरी इतने हल्के भी नहीं है, भाजपा ने बहुत सोच समझ के इस बार नमन जी मेरे पास दो सवाल हैं जी। पहला सवाल ये कि क्या जो कुछ भी झारखंड में हुआ है वो बिहार वाले मैटर को लेकर के अभी सॉफ्ट रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर झारखंड में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है वो मजबूरी थी राज्यपाल की? देखिए राज्यपाल की मजबूरी, हम पत्रकार हैं, हम क्या बोले, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने चंडीगढ़ वाली बात सामने रख के कह दिया है। भाजपा के बारे में मैं बार बार यही कहता हूं, अगर मैं अपने विरोधी की, दुश्मन की ताकत का वर्णन करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मित्र हो गया हूं जी। अगर आप विश्लेषण नहीं करेंगे जिस ताकत से आप लड़ने जा रहे हैं उसका, और उसकी शक्तियों को नहीं समझेंगे, तो यू आर गोइंग टू बी सेट आउट फॉर अ बिग फेलियर। जी बिल्कुल। आप एक बड़ी हार, बड़ी धोखेबाजी के लिए आपको तो तैयार कर रहे हैं। और भाजपा एक, देखिए हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट पत्रकार, मैं उस बात को हर बार बोलता हूं, हमें स्थायित्व से नफरत है जी। स्थायी सरकार नहीं बनने देंगे, केंद्र में हो बिहार में परिवर्तन होते रहे। मेरा जहां तक ताकत है भाई, बिहार तक ताकत है, बिहार के बाहर हमको कौन पूछने वाला है। लोहिया जी वाला फैक्टर है कि मैंने पलटते रहना चाहिए। बिल्कुल, सरकारें बदलती रहनी चाहिए, पानी की तरह सड़ जाता है सरकार। जी जी। और यही अनफॉर्चुनेट है कि बिहार में बदलाव नहीं हो पा रहा है, कांस्टेंट फैक्टर नीतीश कुमार आ जाए। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर मैंने कौन सा प्रेडिक्शन नहीं किया है। कई लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया फल्ला ढिमका, उनको समझना चाहिए। हर बार मैंने नरेंद्र मोदी के कार्य के, उनके क्रियाकलाप से पहले कह दिया, आगाह कर दिया देश को। मैंने कह दिया कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। मैंने रामलला की चर्चा कब की है? जब डेट फाइनल नहीं हुआ। बिल्कुल। मैंने सारी 2024 का आपने कहा था, मैंने कहा था रोहिणी आयोग, मैंने कहा था ट्रिपल तलाक, मैंने सीए एनआरसी सब के बारे में बताया था वक्त से पहले। और मैंने ये भी कहा है कि बिहार को अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी होती, कॉमन सिविल कोड के बारे में बन भी गया भाजपा की सरकार, तो अब भी याद रखिए सीमांचल के इलाकों को यूटी करने की बात चल रही है। बिल्कुल। और भाजपा सत्ता में आएगी तो यूटी बना के जाएगी जी। अगर उसको सीमांचल के इलाकों को आप यूटी कर देते हैं तो आप समझ लीजिए यूटी मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। ये जो दर्शक हमारे बीपीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट कई हमें मिले थे बाबा, इसका धन्यवाद भी शो के माध्यम से देना चाहूंगा उन दर्शकों को। कल आधे मैं जनरली मुझे कोई पहचानता नहीं है, मैं झूठ मूठ का अपने से बड़ाई अपना नहीं करेंगे, लेकिन कल हम 10 मिनट के लिए बोरिंग रोड में पुराने मित्र से मैं मिलने गया था। मुझे आधे घंटे में कम से कम 10 लोगों ने पहचाना, और उसमें ज़्यादातर यूपीएससी बीपीएससी के स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि मुझे आपके पंचनामा को देखकर राजनीति को समझने में हमें आसानी होती है, और फिर टेक्निकल टर्म्स को समझाने में और राजनीति को समझने में आप हमें आसान आगाह करते हैं। और आपने सही में सर कह दिया था कि नीतीश भागेगा और नीतीश भागे, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंटली जाके बोलते थे लोगों को कि नमन सर बोल दिए हैं जी। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोगों से मुलाकात हुई थी कल मेरी। अब मैं से एक बार फिर से आ जाऊँ,
कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आरक्षण को लेकर जी जो एक बड़ी रणनीति लेकर आ रहे हैं, आप वक्त रहते समझ नहीं रहे। मैं कई बार आपको कह चुका हूं, आप मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणवादी पत्रकार है, ब्राह्मण कैसे पत्रकार हो गया, ब्राह्मण कैसे बोल रहा है, पत्रकार तो दलित होता है खाली। पेट नहीं भरा इतना दलित में, इतने दलित पत्रकारों में पेट नहीं भरा आपका। कौन आपके लिए करता है, कौन आपके लिए पूछता है, कौन पूछने गया है आपको, किसने सरकार को लेकर दबाव बनाया, किसने आज तक उद्घाटन किया। इतना बड़ा नीतीश कुमार पलट के कोई आज तक बोलने वाला नहीं। बिल्कुल जातीय गणना पे अटके रहे नीतीश कुमार ने सरकार पलट दी। जी कौन बता रहा था आपको लगातार? ये छोड़िए, थैंकलेस जॉब तो है ही। विषय पे वापस आ जाओ बाबा, और आपको फिर मैं पूरा मंच दे दूं, क्योंकि ये पूरा विशेषाधिकार आपका है। आपके पास ये पूरा जो खबर है मंत्रिमंडल को लेकर, ये पूरी की पूरी जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है। और कहीं ना कहीं इसमें इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड मुझे लग रहा है कि वो इसी के आसपास कहीं ना कहीं उठा आकर बैठेगा। जीतन राम मांझी पर आकर के हम लोग फोकस थे कि आखिर जीतन राम मांझी ने जो वर्तमान परिस्थिति को लेते हुए जो बातें कही है कि मैं हूं भी और मुझे चाहिए भी, इस अस्थिरता को देखते हुए और संभावनाओं को देखते हुए जीतन राम मांझी ने अच्छा खेल खेला है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को पद प्रतिष्ठा देकर पैसा देकर खरीद नहीं सकता है, और साथ में ये कहा कि 2 को नहीं मिलेगा तो अन्याय होगा मेरे साथ। जी, ये कहीं ना कहीं संशय 12 तारीख तक बना करके रखा है। इस बीच आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल की लिस्ट हमारे पास है, हमने इस खबर को पिछले 2-3 दिन से हम लगातार कर रहे हैं कि परिस्थितियां क्या बनेंगी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, तो विभागों का क्या होगा, क्योंकि बजट सत्र भी चल रहा है और उसकी प्रक्रिया एकदम बिल्कुल चल रही है। आपको पता होगा कि बजट भी लगभग तैयार हो गया था 5 तारीख के हिसाब से, उसमें भी थोड़ा संशोधन की जरूरत थी, वो भी हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया हमने बताया है, लेकिन अभी जो हमारे पास लिस्ट आया है, पिछले 2-3 दिन से हम लगातार खबर कर रहे हैं, हमारी टीम खबर कर रही है कि ये विभाग हो सकता है। जो राष्ट्रीय जनता दल के पास था वो विभाग भाजपा को जा सकता है, क्योंकि वह विभाग 2020 में भी भाजपा के पास ही थे जी। इसमें आपने बड़ी बात कही कि गृह विभाग को लेकर के पहले भी अड़ंगा था, जब आरजेडी आई थी साथ में तब भी, और भाजपा आई थी तब भी, और इस बार भी भाजपा गृह विभाग पर विशेष फोकस कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं देंगे। अब जो हमारे पास लिस्ट है उसमें नमन जी बड़ा चौंकाने वाला लिस्ट है। चौंकाने वाला इसलिए है कि संख्या अधिक है भारतीय जनता पार्टी की, 78 की संख्या है, जबकि नीतीश कुमार 45 पर ही टिके हुए हैं। उसके बाद ही विभागों को अगर देखेंगे तो 40-45 विभागों में अधिकतर विभाग नीतीश कुमार के पास है। तो नीतीश कुमार के मंत्री ने जो बयान दिया है वो भी समझिएगा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और किसी भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं। ये जवाब भी कहीं ना कहीं आ गया है कि नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे, भाजपा तय नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको याद दिला दूं नमन जी, आपको तो याद होगा ही, आप चर्चा कई बार कर चुके हैं कि 2019 में यही सेम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपीट किया था, जब नीतीश कुमार उनसे 3 मंत्रालय मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई आपको बरगलाता भी है तो आप बरगलाइएगा मत, क्योंकि विशेषाधिकार ये मेरा है कि मेरे मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और किसको क्या विभाग दूंगा। अब विभागों की अगर चर्चा करें नमन जी, तो नाम की लिस्ट खत्म ही नहीं होती है जब जदयू का नाम लेते हैं तो इसमें आप देख लीजिए कि सामान्य प्रशासन विभाग है, गृह विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी विभाग है, निर्वाचन विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, संसदीय कार्य, ऊर्जा, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा तथा परिवहन। मैंने सरकार चलाना, बिल्कुल, मैंने पूरी तरह से जो विभाग चाहिए, जिस विभाग सरकार चलाने वाले, बिल्कुल सरकार चलाने वाले जो विभाग हैं, गवर्नेंस, बिल्कुल गवर्नेंस वाली जो जितने भी विभाग हैं सब जदयू के पास रहेगा, नहीं नीतीश कुमार के पास। अगर भाजपा की लिस्ट हम आपको पढ़ के सुनाएं तो शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है। वन परिवहन से शुरू होगा, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए स्वास्थ्य से शुरू होकर के पथ निर्माण, तेज प्रताप जी को दिया गया था और इस बार विजय सिन्हा जी को दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो है कला संस्कृति उनको दिया गया है, खेल दिया गया है, कृषि दिया गया है, सहकारिता उद्योग, गन्ना उद्योग खास करके दिया गया जी। बिस्कोमान वाला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण है, श्रम संसाधन है, पर्यटन है, खान एवं भूतत्व है, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा विधि उनको दिया गया है, कानून मंत्रालय उनको दिया गया है कि आप उसी में उलझे रहिए। ताकि जंगल राज टूट, मंगल राज सब हो सके। जी। अब तो मंगल राज होगा ना, जंगल राज तो खत्म हो गया। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का जब नाम हम ले रहे हैं तो विभागों की चर्चा तो की गई है कि लघु जल संसाधन व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण चल चुका है कि उनको कौन सा विभाग मिलने वाला जी, वो पहले से ही जान चुके हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि निर्दलीय को पूछ के दीजिएगा जी, हमसे बिना पूछे ले। अब ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं नमन जी, इसमें कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से जो पेंच फंसने की बात हम बता रहे हैं कि पेंच फंसा हुआ है, और जो 56 यादव विधायकों की बात चल रही है, ये सारा चीज
घुमा फिरा करके वहीं आकर मैं अटक एक जाता बात यहाँ बोल दूं और फिर इस विश्लेषण को समाप्त करेंगे हम। सरकार जो चला रहा होता है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लड़ाई क्यों होती है समझना पड़ेगा आपको। ये पावर सेंटर होता है जी। उप सीएम डिप्टी सीएम 5-10 बना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का ही होता है जी। आपको, और ये पद कोई संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है, तो आप 10 भी बना लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है जी। फर्क कहाँ पड़ता है कि जो मुख्यमंत्री होगा अगर वो गवर्नेंस वाले विभाग अपने पास नहीं रखेगा तो सरकार चलेगी ही नहीं चलेगी जी। 2 महीने 3 महीने 4 महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूं जी। 10 दिन सरकार नहीं चलेगी। ये बहुत आवश्यक है कि मुख्यमंत्री के टेबल पर इन विभागों की रिपोर्ट हो जी। इसके बाद जो होते हैं वो कर्मचारी या वर्कर विभाग कहा जाता है जी। वो भाजपा को दिया जाएगा। इतना व्यस्तता उन कार्यक्रमों की होती है उन विभागों में जी। कि आप खाली कामें करते रह जाइएगा लेकिन एक भी पास होगा नहीं जी, क्योंकि गवर्नेंस तो इधर है। और किस जैसे बिहार में कानून को लेकर समझिए टेक्निकलिटी, जो यूपीएससी वाला स्टूडेंट है, बिहार में गवर्नेंस को लेकर जो विभाग है उनको केंद्र सरकार इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है जी। लेकिन जो बाकी सारे विभाग हैं वन से लेकर प्रमंडल तक, ये टोटल केंद्र से गवर्नेंस होती है। सब में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को चाहिए होगा। बिल्कुल। तो भाजपा के पास रहेगा तो भाजपा वाले विभाग से जाएगा सर्टिफिकेट जी कि मोदी जी कृपया 20,000 करोड़ भेजे, जंगल घट रहा है जी। ना रोई है ना रोई है 10 मन तेल, ना राधा नची है जी। 1 मन बढ़ाए हैं आप 9 जो 10 मन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होना है नहीं जी। आ रहे हैं मोदी जी, कितना करोड़ लेके आ रहे हैं, किस विभाग का। अब ऐसा ना कि मोदी जी खेल जाए कि जब हमारा विभाग में जब नहीं करेगा पैसा तो हम पैसा क्यों दे। हुआ था पिछले बार भी। बिल्कुल। असली लड़ाई 2 डबल इंजन की यही होती है। एक इंजन इधर खींचता है, एक इंजन खींचता है, एक साथ दोनों नहीं चलता है। और अब की भी पूरी चांसेस है कि ऐसे ही होगा। जब भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी तो फिर बाकी हम क्या बोले। अब तो इसका सीधा मतलब है कि जो जीतन राम मांझी ने कही है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा मैंने दही में जोरन डाल दिया है, और दूध में जोरन डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि दही जमेगी, अगर दही खट्टी जमी तो निश्चित रूप से सरकार में खटास आएगी। और एक पॉइंट यहाँ बोल करके जाते हैं, हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन जीतन राम मांझी एक बड़े फैक्टर हैं जिनके पास 4 विधायक हैं, और इन 4 विधायकों की अभी जो वैल्यू है वो 40 विधायकों से ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अगर ये इधर से उधर हो जाते हैं, हालांकि कह रहे हैं कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अस्थिरता फिर से एक बार बिहार में देखने को मिल सकती है। चलिए, विशेष पंचनामा में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी आप भारत लाइव देखते ही हैं, खूटा भी देखते हैं और पंचनामा तो आप देखते ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।